और खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां मऊ में आज समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी राजीव राय की रिहाइशगाह पर अचानक सुबह आईटी का छापा पड़ गया। राजीव राय के मुताबिक वो अपने घर पर सोए हुए थे कि अचानक पुलिस उनके कमरे में दाखिल हो गई। वहीं एसपी कारकुनान राजीव राय की रिहाइशगाह के बाहर जमा हुए हैं। एसपी तर्जुमान अनुराग भदौरिया का कहना है कि बीजेपी इक़्तिदार वाली यूपी हुकूमत इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल कर लें, अवाम ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को हराएंगे। कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से एफआईआर आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। कुछ भी ये लोग कहाँ से आए भैया, क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले लोग हैं। कहाँ से आए? मऊ से कि बाहर से? अभी मुझे नहीं पता। अचानक सुबह प्रशासन के लोग यहाँ कुछ लोग आए हैं, अंदर किसी विभाग के लोग मौजूद है, हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर से दरवाजा बंद है और उनके सभी समर्थक यहाँ धीरे धीरे जुट रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कौन सी कार्रवाई हो रही है, कोई किसी तरह की सूचना जानकारी नहीं दी जाए। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। और अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। आम जनता को इस सरकार ने अपमानित किया है। अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री के राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है? भेदभाव से काम कर रही है, जात के आधार पर भेदभाव है। और जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है, हर चीज को उस चश्मे से देखने लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर आम सार्फिन जाली और फर्जी खबरें फैलाते हैं तो कुछ हद तक बात समझ में आती है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर फेक आईडीज बनाई जाती है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। लेकिन यही कभी अमल किसी सरकर्दा शख्सियत के जरिए अंजाम दिया जाए तो इसे मुल्क की सालमियत के लिए खतरा करार देना शायद गलत ना होगा। ठीक इसी तरह मुस्लिम स्कॉलर तारिक फतेह ने एक पुरानी तस्वीर को मजहबी एंगल देकर मुसलमानों के तय खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश की और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही है। दरअसल तारिक फतेह ने बांग्लादेश की गुमराहकुन और गलत मालूमात पर मबनी एक ट्वीट शेयर किया।
तारिक फतेह के दावे के मुताबिक इस तस्वीर में हिंदुस्तानी मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम है। तारिक फतेह ने मजीद लिखा कि हिंदुस्तान में जुमे की नमाज की अदायगी के लिए हाईवे पर ट्रैफिक ब्लॉक करना मुझे ये इबादत नहीं लगती, ये दूसरों को डराने के लिए तादाद का मुजाहरा है, गिनती का मुजाहरा है। उनसे मखसूस नमाज की जगहों पर जाने के लिए कहने की किसी भी कोशिश पर इम्तियाजी सुलूक का लेबल लगाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर बांग्लादेश की है, न कि भारत की। महाराष्ट्र से अहम खबर। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के एक स्कूल में एक तालिब इल्म के वायरस से मुतासरा पाए जाने के बाद 18 तलबा में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। इसके बाद स्कूल में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर मुस्बत पाए जाने वाले तालिब इल्म के वालिद हाल ही में कतर से वापस आए थे। इसके बाद पूरे खानदान ने वायरस का टेस्ट कराया। अगरचे उस शख्स का टेस्ट मनफी आया, लेकिन उनका बेटा वायरस से मुतासिर पाया गया। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, नवी मुंबई का ये मामला है, क्या है पूरी तफसीलात? देखिए, नई मुंबई की स्कूल में लगभग 600 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं। उन स्टूडेंट्स का जब कोविड टेस्ट किया गया है तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। लगभग 16 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कोविड पाए गए हैं। इन 16 बच्चों के जो कोविड टेस्ट निगेटिव आए हैं, इसके बाद पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद इनके जाँच की जा रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्कूल में एक बच्चा जो पढ़ता है उसमें से इनके पेरेंट्स हैं जो बाहर देश से मुंबई की तरफ आए थे, तो उनकी भी कोविड टेस्ट की गई है और उस दौरान में पाया गया कि वो निगेटिव निकले, लेकिन उनका जो बच्चा है वो कोविड टेस्ट में पॉजिटिव मिला है। तो एक पूरी सीक्वेंस चेक की जा रही है, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से कोविड के बढ़ते हुए आंकड़े नज़र आ रहे हैं महाराष्ट्र में, और दूसरे जो स्कूली छात्र हैं जब वो स्कूल जाते हैं और इतने बड़ी संख्या में जब स्टूडेंट होते हैं और उसमें 16 बच्चे कहीं ना कहीं पाना अपने आप में एक बहुत ही परेशान करने वाला सबब है। तो ऐसे में उन बच्चों के जो जीनोम टेस्ट के लिए भी भेजा गया है, क्योंकि ओमाइक्रॉन के जो खतरा है उससे भी नहीं टाला जा सकता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए वो टेस्टिंग के लिए भी भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने में महज 4 से 5 दिन और लग सकती है। लेकिन फिलहाल नई मुंबई के इस स्कूल में 16 बच्चों का कोरोना पॉजिटिव आना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान उठने लगा है स्कूल प्रशासन को लेकर, क्योंकि जब स्कूल शुरू किए गए थे उस दौरान कई तरह की गाइडलाइंस दी गई थी। जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं उनके कोविड टेस्ट होने चाहिए, साथ ही जो टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ है, वो कोविड टेस्ट होना चाहिए, जो बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस की सुविधा है, यानी ऐसी बहुत सारी सवालिया निशान थे। लेकिन अब इस बच्चों के रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें महाराष्ट्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब कल के अगर आंकड़ों पे नजर मारें तो पूरे महाराष्ट्र में 800 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे पाए गए हैं ना जी। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर, ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र मुख्तलिफ रियासतें अपने अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर कर ही रही हैं। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे के मद्देनज़र महाराष्ट्र हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम इख्तियार कर लिए हैं। साथ ही उन्होंने अवाम से भी कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की है। ओमिक्रॉन जिस तरह से घातक बना हुआ है, दुनिया में हर दिन 1-1 लाख केस आने लगे 2 करोड़ की आबादी में। हमें लगता है खतरा बड़ा है। सभी तरह से सरकार चुस्त दुरुस्त है। जो भी बेड के इंतज़ाम है, ऑक्सीजन के इंतज़ाम है, हम लोगों ने किए हैं। लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पूरी तरह से पालन करने का काम करें। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगाने के बाद एमपी में सियासत गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद जहां कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी रसाकशी तेज हो गई है, वहीं एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ एक और दरख्वास्त दाखिल की गई है और इसमें ओबीसी के सियासी पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया गया है। साथ ही सियासत में हिस्सेदारी के लिए तखमीने के लिए एक आज़ाद कमेटी की तश्कील की मांग की गई है।
इस मामले पर जल्द समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत इंतखाबात में ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को जनरल जुमरे में तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के पंचायत इंतखाबात में हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन को लेकर जया ठाकुर और सैयद जाफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। अब एक और अर्जी जो है वो दाखिल की गई है। है ना, एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म हुई है, वहीं पर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन में मीटिंग जारी है कि अब आगे उसका कदम क्या उठाया जाए, क्योंकि 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर जब रोक लगी है तो उसको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट किया जाना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग पर सबकी नजरें बनी हुई है और इसी बीच मध्य प्रदेश जबल हाई कोर्ट में एक अहम जो है अर्जी दायर की गई है आशीष कुमार तिवारी की जानिब से। और आशीष कुमार तिवारी ने पंचायत जो है राज 1993 का जो एक्ट है उसको चैलेंज किया गया है और उस चैलेंज में कहा गया कि कास्ट जो है सर्टिफिकेट की बुनियाद पर किसी को सियासी जो है पिछड़ेपन का फायदा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें दलील दी गई है कि जो है माशी तौर पर पिछड़ापन होना, सामाजिक तौर पर पिछड़ा होना और सियासी तौर पर पिछड़ा होना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसके लिए एक अलग से कमीशन बनाने की डिमांड भी की गई है। और ये सियासत उस वक्त शुरू हुई जब 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में पंचायती राज इंतखाबात का ऐलान किया और इस मामले को लेकर पहले जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जहाँ पर 9 दिसंबर को समाप्त करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट और ग्वालियर बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया था और इस मामले को लेकर जया ठाकुर और सैयद जाफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अहम फैसला देते हुए ओबीसी रिजर्वेशन को मनसूख करते हुए जनरल कैटेगरी के तहत इंतखाबात कराने की बात कही। तो इस मामले को लेकर मीटिंग जारी है। मीटिंग में क्या तय होता है इस पर सबकी नजरें बनी हुई है ना। जी मेहताब, तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी गरमाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटेंगे। एक और अहम खबर, कांग्रेस एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि 8 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर कायम तो किया गया, लेकिन 8 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद किशनगंज में एएमयू सेंटर के लिए 137 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आइए आपको दिखाते हैं उनकी खास बातचीत। के कई कैंपसेस बनाने का ऐलान 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी तब हुआ था और काफ़ी फंड भी एलोकेट हुआ था उसमें, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और इसी के साथ किशनगंज बिहार का जो सेंटर है, एमयू कैंपस है, उसको बनाने का ऐलान किया गया था, फंड भी एलोकेट किया गया था। लेकिन इस मामले में अभी तक पूरे तौर से कैंपस शुरू नहीं हो सका है। हमारे साथ हैं किशनगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब। डॉक्टर साहब, काफ़ी कोशिशें रहीं, कल भी आपने मुलाकात की, तो अभी तक क्या अपडेट है, क्या प्रोग्रेस हुई है इसमें? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कमिटमेंट था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 13-14 में 136.8 करोड़ एलोकेट किया गया था एएमयू किशनगंज के लिए, जिसमें से अभी तक सिर्फ 10 करोड़ दिया गया। और वही नहीं, बाकी 2 जगह टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स लगभग 40-45 दिए गए, हमारे यहाँ वो भी नहीं दिया गया। हालांकि सेंटर्स चल रहे हैं, हम लगातार वीसी साहब से संपर्क में हैं और उनसे हम लोगों ने वहाँ पे टेस्ट सेंटर भी खुलवाया जो हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये शुरू ही से हमने प्रधानमंत्री जी से लेके उनको भी चिट्ठी लिखा था और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर्स हैं, दोनों से लगातार संपर्क में पर्सनली भी मिला हूँ कई मर्तबा और चिट्ठी भी कई मर्तबा लिखा। पार्लियामेंट में भी कई मर्तबा इस मुद्दे पे अलग अलग फोरम से हमने उठाई। यहाँ तक के स्पीकर साहब से भी 2 मर्तबा मिलके हमने इस मुद्दे को उठाए। लेकिन आज तक 8 साल हो जाने के बावजूद
अभी तक हमारा एएमयू सेंटर नहीं स्थापित हो सका है। और अगर हम देखें तो कल भी आप जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण से, उनसे आप मिले थे, उनको एक लेटर भी दिया था। तो क्या उसमें कहा है आपने? हमने पूरा डिटेल दिया है और हमने ये भी उसमें लिखा है कि आपसे कई मर्तबा मिले, लिखे भी, और ये जो कल मैं मिला तो सिर्फ अपने दस्तखत से नहीं मिला, हमारे साथ कई पार्टियों के माननीय सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर भी हैं जिन्होंने लिखा है, एसोसिएट किया है और सबने सपोर्ट किया है कि हमें फंड्स मिलनी चाहिए। और जो मौजूदा माइनॉरिटी हॉस्टल में जो हमारा इदारा चल रहा है उसको अपनी बिल्डिंग्स में काम होना चाहिए, तो इसी के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पे जल्द ही कुछ करेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो, वरना जो आदरणीय मोदी जी का बयान कि सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग तो उसमें नहीं आते। मैं तो कहता हूं कि बिहार ही नहीं आता। अभी नीति आयोग का आपका रिपोर्ट आया है जिसमें 52% गरीब बताया जा रहा है, और हमारा जो इलाका है, सीमांचल का इलाका, वो लगभग 74-75% गरीबी के, मतलब हर 4 में से 3 गरीब लोग हैं। तो उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बयान कह रहे हैं या जुमलेबाजी करते हैं तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। भारत पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाके में एक ड्रोन बरामद हुआ है जो कि चीन में बनाया गया है। पंजाब के फिरोजपुर इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने एक मशकूक ड्रोन को देखा, जिसके बाद इस ड्रोन को निशाना बनाया गया और जब्त किया गया। बीएसएफ जराये के मुताबिक इस ड्रोन को हफ्ते की देर रात देखा गया था। इंडो सेंट्रल एशिया डायलॉग का तीसरा इजलास 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली में जारी है। एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में शिरकत के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने हममनसब नुमाइंदों का इस्तकबाल किया। कज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुख्तार तेलोबर्दी, ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मुहरिद्दीन व दीगर का इस्तकबाल किया गया। इम्कान है कि इजलास में मुख्तलिफ ममालिक और हिंदुस्तान के दरमियान मुख्तलिफ तरक्याती मुआहदे तय पाएंगे। हैदराबाद में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के हाथों इसका इफ्तिताह किया गया। आपको बताएं कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नानक रामगुड़ा में इंटरनेशनल सेंटर आर्जी तौर पर कायम किया गया है। वज़ीर आला KCR ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत की जानिब से इस इदारे के लिए आराजी अलॉट की गई है। नई इमारत तामीर होने के बाद इस इदारे को मुस्तकिल तौर पर नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। और वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC के काउंसिल इजलास का आगाज हो गया है। मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी की क़यादत में इस इजलास का आगाज हुआ। नई काउंसिल के क़याम के बाद ये पहला सेशन है। इजलास के दौरान शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने चंद दिन पहले ही अवामी मसाइल पर मुबाहिसा मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए GHMC दफ्तर पर एहतजाज करते हुए मेयर के दफ्तर पर तोड़ फोड़ की थी। इसीलिए इजलास के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। खबर पंजाब से, जहां कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अपनी नौकरियों को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। सर्दी की शदीद लहर की परवाह किए बगैर मर्द व ख़वातीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चे की जानिब से ये एहतजाज किया गया। खन्ना शहर में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया है। एहतजाजी उनकी आर्जी मुलाजमतों को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं।
एहतजाजियों ने उनके मुतालबे को नजरअंदाज करने का वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी पर इल्जाम भी लगाया। जब पूरे देश में कोरोना की लहर पीक पर थी, उस समय गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में 4 माह के अंदर 90% से अधिक भूमि एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करते हुए जिस तरह से लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है, हो चुका है। बहुत बारीकी के साथ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। 12 जिलों से गुजरेगा ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जो बाद में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।